नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षकों का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। शिक्षक भर्ती के चैनल पे पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हिंदी शिक्षा शास्त्र यानी कि हिंदी पेडागोजी के पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे। प्रत्येक पार्ट में 15 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न रहते हैं, जैसे आपके एग्जाम में या आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी प्रश्न रहेंगे। और आई होप किसी कारण की वजह से पिछली क्लासेस आप लोग मिस कर पाए हैं, नहीं देख पाए हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन पर लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपके सिलेबस के अनुसार हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण पार्ट नंबर 4 के प्रश्नों को देखते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आइए देख लेते हैं। सुंदर तथा शीघ्र यानी जल्दी लेखन के लिए आवश्यक बातें क्या होती हैं। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, बच्चों या बालक बालिकाओं में देखते होंगे सुंदर तथा शीघ्र जल्दी लेखन के लिए आवश्यक बातें क्या होनी चाहिए। बच्चों के जो भी बैठने का आसन होता है, कलम पकड़ने की उपयुक्त विधि होती है, अक्षरों की बनावट होती है, या उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आपके सिलेबस यानी कि प्राइमरी टीचर के लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे प्रश्न आपके रहेंगे। तो सुंदर तथा शीघ्र जल्दी से लेखन के लिए आवश्यक बातें जो होती हैं, वह बैठने का आसन भी होता है, या कलम पकड़ने की उपयुक्त विधि होगी, या अक्षरों की बनावट होगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कलम पकड़ने की उपयुक्त विधि होती है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है दोस्तों। पठन का पहला स्तर कौन सा होता है। शब्द पठन होता है, वर्ण पठन होता है, चित्र पठन होता है, या आपका शाब्दिक पठन होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पठन का पहला स्तर जो होता है वह आप लोगों का कौन सा होता है। तो पहला पठन का पहला स्तर क्या होता है। बच्चे जब भी प्रारंभिक स्तर में जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनका क्या होता है। तो आप देखते होंगे बुक में क्या होता है, ज़्यादातर आपके प्राथमिक विद्यालय में या प्राथमिक कक्षाएं में क्या होती हैं, चित्र ज़्यादा दिए रहते हैं। क्या होता है, तो पहला जो स्तर होता है पढ़ने में बच्चों का प्राथमिक स्तर पर, वह आपका चित्र पठन होता है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए दोस्तों। आपको पता है व्याकरण आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गद्यांश पद्यांश में 15 में से आप लोग सभी लोग 10 से लेके 12 नंबर आप ले आ सकते हैं, आराम से ले आ सकते हैं। लेकिन 15 नंबर जो पेडागोजी या शिक्षा शास्त्र के प्रश्न होते हैं, यहाँ आपको अगर 10+ लाना है तो आपको ये सारे वीडियोज क्लासेस देखना पड़ेगा। तो टेलीविज़न द्वारा जो शिक्षण किया जाता है, टेलीविज़न यानी टीवी के माध्यम से जो भी होता है, उसके द्वारा किस प्रकार का शिक्षण किया जाता है। वास्तविक शिक्षण, अवबोध शिक्षण, या अवबोधपूर्ण शिक्षण, मनोरंजनात्मक शिक्षण, या ये सभी शिक्षण। तो टेलीविज़न द्वारा जो भी वास्तविक आपका शिक्षण भी किया जाता है, अवबोधपूर्ण भी शिक्षण आपका शिक्षण होता है, यहाँ पर मनोरंजनात्मक भी शिक्षण होता है। तो ये सभी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वह किस प्रकार का कार्य कहलाएगा। आदेशात्मक कार्य कहलाएगा, अनुदेशनात्मक आपका कार्य कहलाएगा, नकारात्मक, या सैद्धांतिक कार्य। तो दोस्तों, उपचारात्मक मतलब क्या होता है। उपचारात्मक शिक्षण जो होता है वह आपका अनुदेशात्मक कार्य कहलाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे मित्र हैं, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका बनना चाहते हैं, तो एक बार शिक्षा के चैनल को, शिक्षा के वीडियो को, यानी कि हिंदी पेडागोजी की वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक शिक्षा के चैनल को, शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो शिक्षा की सदस्यता हासिल करें, क्योंकि पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, हमें संस्कार देती है, और अंधकार मुक्त करती है। अंधकार क्या कहती है, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाती है, वह आपकी शिक्षा ही है दोस्तों। तो शिक्षा को हमेशा सपोर्ट करते रहें, आप हमेशा अग्रणी रहेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। पांचवा प्रश्न है, भाषाई कौशल में गौण कौशल कौन सा होता है। सुनना बोलना, पढ़ना लिखना, सुनना पढ़ना, या बोलना लिखना। तो जब भी हम गौण कौशल की बात करते हैं भाषाई कौशलों में, तो पढ़ना लिखना क्या होता है, ये गौण कौशल कहलाते हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया है देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। प्रश्न यह है, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा होता है। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम बताना है। सुनना, बोलना, पढ़ना लिखना, बोलना लिखना, सुनना पढ़ना, पढ़ना सुनना लिखना बोलना, या ये सभी होंगे।
तो दोस्तों भाषा सीखने का जो स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है वह आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा पहला होता है सुनना, दूसरा होता है आपका बोलना, तीसरा होता है पठन यानी कि पढ़ना, और चौथा होता है लिखना। आप लोग देखते होंगे प्रश्न आता है कि प्रथम कौशल कौन सा है, तो सुनना आपका होता है श्रवण कौशल प्रथम कौशल है, और लिखना क्या है आपका अंतिम कौशल कहलाता है भाषा का सीखने का या भाषा का। और शिक्षक भर्ती में नंबर 1 चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, जहां पर शिक्षा की बात की जाती है, शिक्षा के सपोर्ट की बात की जाती है, जहां पर शिक्षा की पूजा की जाती है। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न लाजवाब है, ध्यानपूर्वक इन सभी प्रश्नों को देखिएगा। अगर मान लीजिए जो ऋषि स्वर का बोध कराने के लिए चित्र पठन है तो आप किसका चित्र प्रस्तुत करेंगे। मान लीजिए आप ऋषि है, ठीक है, रा ऋषि दिया हुआ है, इसका हमें क्या है ऋषि स्वर को हमें बोध कराना है और चित्र पठन हेतु आप किसका चित्र प्रस्तुत करेंगे। भैया हमें ऋषि स्वर का बोध कराना है तो ऋषि स्वर का ही चित्र प्रस्तुत करेंगे, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि ऋषि का चित्र प्रस्तुत करके हम क्या कर सकते हैं, ऋषि स्वर का बोध करा सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सस्वर पठन अच्छा होता है किस में होता है। जो सस्वर पठन होता है आपका वह कविता में अच्छा होता है, गीत में अच्छा होता है, एकांकी में अच्छा होता है, या इन सभी में अच्छा होता है। तो सस्वर पठन यानी सही पढ़ना, अच्छे ढंग से पढ़ना जो होता है तो वह कविता में भी अच्छा होता है, ठीक है, लय तुक सारी चीज़ें ध्यान में रखकर पढ़ना। गीत में भी अब होता है कहाँ हमें धीमा करना है, कहाँ तेज करना है, कहाँ रुकना है, ये सारी चीज़ें हैं। और एकांकी में भी, तो ये सभी भी क्या है आपके सस्वर पठन जो है अच्छा होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। व्याकरण शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी होती है। हम व्याकरण शिक्षण की बात कर रहे हैं प्यारे मित्रों। मेरे सभी प्यारे अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम अभिनंदन है दोस्तों शिक्षा भर्ती के चैनल पे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, इनकलाब जिंदाबाद। एनर्जी कायम रखना है, एनर्जी बनाए रखना है, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है और वो दिन दूर नहीं है, बहुत ही कम समय बचा है। इसलिए सारे प्लेलिस्ट ज्वाइन कीजिए, सारे प्लेलिस्ट देखिए और अपना सिलेक्शन का रास्ता आसान करिए। तो व्याकरण शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी होती है, वह आपकी आगमन विधि होती है। आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण से नियम की ओर जाना, वह आपकी आगमन विधि होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है कि व्याख्या प्रणाली का बृहद रूप कौन सी प्रणाली होती है। आपकी जो व्याख्या प्रणाली है इसका बृहद रूप कौन सी प्रणाली होगी। तुलना प्रणाली होगी, व्यास प्रणाली होगी, समीक्षा प्रणाली होगी, या खंडान्वय प्रणाली होगी। तो व्याख्या प्रणाली का जो बृहद रूप होता है वह आपकी कौन सी होती है, व्यास प्रणाली। ठीक है, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है मेरे प्यारे मित्रों, व्यास कहलाती है ना। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है वह वृत्त की व्यास कहलाती है, सबसे बड़ा व्यास कहलाता है। ठीक है, तो व्यास जो होता है वह त्रिज्या का दुगना होता है, यानी सबसे बृहद रूप में होता है वृत्त में व्यास। तो व्याख्या प्रणाली का बृहद रूप कौन सी हो जाएगी, आपकी व्यास प्रणाली हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेरे सभी प्यारे मित्र हैं, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अंत तक देख रहे होंगे, आई होप आप लोगों को सभी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। नीचे छोटा सा प्यारा सा फीडबैक कमेंट के माध्यम से जरूर आप लोग, ठीक है, अगर हमें बाइक चलाना है उसके लिए एनर्जी के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, तो आप लोग हमारे एनर्जी के लिए, शिक्षा की एनर्जी के लिए आप लोगों का सपोर्ट जो है, लाइक शेयर करना, कमेंट करना बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। बस यही प्यार इसने बनाए रखिए। सिलेक्शन दूर वो दिन दूर नहीं जहां पर आपका सिलेक्शन होगा, आपकी नियुक्ति भी होगी और आपका सपना भी पूरा होगा। अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त होती है। जब भी अब अनुकरण विधि की बात करते हैं, अनुकरण करना यानी कि उसके अनुसार हमें सीखना, उसके अनुसार ढलना, तो प्राथमिक स्तर की होगी, माध्यमिक स्तर की, उच्च स्तर की, सभी स्तर की। तो हम भैया पेपर किसका दे रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि हम प्राइमरी लेवल का, अगर प्राथमिक स्तर पर आपके लेवल की तैयारी कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, तो अनुकरण विधि जो होती है वह प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त मानी जाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से एक साधन श्रव्य दृश्य सामग्री का। देखिए श्रव्य दृश्य से संबंधित एक प्रश्न आना है, तो कैसे इस प्रश्न को करेंगे सॉल्व, इसका राइट आंसर, सही आंसर चूज करेंगे, सही उत्तर जानेंगे और 1 नंबर पाएंगे। 1 नंबर का प्रश्न है, इनमें से एक साधन श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी होगी। तो मेरे प्यारे मित्रों, टेलीविज़न एक ऐसा आपका साधन है जो दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। आज T20 का मैच है, सभी लोग देखेंगे, ठीक है, ज़्यादातर नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ पे 25% जितने वीडियो देख रहे हैं मैच देखेंगे T20 का, ठीक है। क्रिकेट में अपने भारत में, इंडिया में बहुत ही ज़्यादा क्रेज है दोस्तों, ठीक है।
तो श्रव्य 10 आपका दोनों आ जाता है, लेकिन ग्रामोफोन एक ऑडियो है, रेडियो वीडियो है, लिंगाफोन ये सभी ऑडियो में आएंगे। ठीक है, तो श्रव्य 10 में आपका टेलीविजन ही मात्र एक ऑप्शन पे बचता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न देखते हैं, ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न अपने आप में सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं। किस शिक्षण विधि में तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाता है? ऐसी शिक्षण विधि का मेरे प्यारे शिक्षक बंधुओं बताइए, ऐसी शिक्षण विधि जिसमें तकनीकी साधनों का प्रयोग किया गया हो या प्रयोग किया जाता है। व्याख्यान विधि में, सूत्र विधि में, दूरस्थ विधि में, सैनिक विधि में। सभी लोग बताएंगे राइट ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर जानते हैं। ऐसी शिक्षण विधि जिसमें तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाता है वह आपका दूरस्थ विधि कहलाती है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए। अगर आप बच्चों में जो भी मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि आप लोग ट्यूशन या कहीं ना कहीं आपने पढ़ाया होगा, टीचिंग से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और आप लोग भी शिक्षा की पूजा करते हैं, माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, वीणा वादनी की पूजा करते हैं, एक बार दिल से वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बात करें दोस्तों मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न कैसे होने चाहिए। लघुत्तरात्मक प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए या आपके निबंधात्मक प्रश्न होने चाहिए। तो मूल्यांकन में अगर निष्पक्षता बनाए रखना है तो अगर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे तो क्या होगा, उसमें अगर हम सही करेंगे तो हमें नंबर मिलेगा, नहीं करेंगे तो हमें 0 नंबर मिलेगा। इसमें क्या होता है, कोई भी करेगा इसमें अगर ऑप्शन मारेगा तो क्या करेगा, उसको 1 नंबर मिलेगा। इसमें राइटिंग नहीं देखना है, ना स्किल कोई देखना है, हमें केवल ऑप्शन देखना है। जो ऑप्शन सही होगा उसने चूज किया है, आपने चूज किया, आपको नंबर मिलेगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है उसमें मूल्यांकन में निष्पक्षता यह आपका बनाए रखता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षा के किस पक्ष पर बल देती है? जो भाषा की संसर्ग प्रणाली है वह भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षा के किस पक्ष पर बल देती है? सैद्धांतिक पक्ष पर बल देती है, व्यवहारिक पक्ष पर बल देती है, भाषा विज्ञान पक्ष पर बल देती है, या इनमें से किसी भी पक्ष पर बल नहीं देती है? तो भाषा संसर्ग जो प्रणाली है दोस्तों व्याकरण शिक्षा के लिए वह आपके व्यवहारिक पक्ष पर बल देती है। भाषा संसर्ग, ठीक है, संग संग चलना, व्यवहार बना के चलना, संसर्ग व्याकरण शिक्षा आपका व्यवहारिक हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क के लिए है आपके लिए, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बताएंगे। प्रश्न यह है कि कक्षा अभिनय प्रणाली किस शिक्षण विधि में इसका नाम लिया जाता है? जो कक्षा अभिनय प्रणाली है आपकी किस शिक्षण विधि में कक्षा अभिनय प्रणाली का नाम लिया जाता है? आपके कहानी शिक्षण विधि में, नाटक शिक्षण विधि में, लेखन शिक्षण विधि में, या आपके भाषण शिक्षण विधि में? तो फटाफट नीचे कमेंट करके बताएं और अपना स्कोर चेक करें 15 में से आज की क्लास में कितना कर पाए हैं। और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए, कल हम इसका आंसर आप लोगों को क्लास के माध्यम से देंगे और बताएंगे। देखते हैं कोई कितने मेरे भाई बहन शिक्षक बंधु इस प्रश्न का जवाब देते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी दोस्तों, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी जारी रखिए। ठीक है, बहुत सारे आपके सोशल मीडिया में होते कि एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे, आप ये छोड़ दीजिए एग्जाम को। आप ये सोचिए हमें सिलेक्शन पाना, हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, वो भी आपके सिलेबस पर। तो जरूर लाइक शेयर करते रहें, शिक्षा को सपोर्ट करते रहें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।